हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस पिन मार्क किए हैं। कल वाला जो वीडियो था वो थोड़ा ख़राब हो गया है। उसमें एक्चुअली ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों को अगर रिवाइज करना हो तो आप लोग देख सकते हैं, वरना मेरा सजेशन है कि इतना कुछ खास आउटपुट नहीं निकल पाया उसके अंदर। और कल मतलब 4 मार्च को आप लोगों का पेपर है। जिन जिन लोगों का फिजिक्स का पेपर है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट। सारी मेहनत जितनी भी है 1 ईयर की सारी लगा दीजिएगा, और मेहनत में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। और एक मैं पर्सनली ये कहूँगा कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और जो हमारा बैच रहा फ्यूचर वन क्लासेस के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन बैच रहा। और जो ईयर था उन बच्चों से पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिएगा और पूरी अपनी जी जान लगा दीजिएगा पेपर में, क्योंकि संघर्ष और में आप अनाथ है मित्र। जो काफिला होता है वो सफलता के बाद ही चलता है। तो पूरी जी जान लगा के पेपर करिएगा। और पेपर लंदी आएगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर लंदी आएगा तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिएगा। बाकी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी थी कि टाइम शेड्यूल आप लोगों को कैसे रखना है, कितना टाइम शेड्यूल आप लोगों को रखना है, किस हिसाब से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, क्या क्या किस तरीके से करना है, वो सब मैंने एनालाइज जब एनालिसिस की वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। एक बार जाने से पहले वो ज़रूर देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट। मन लगा के पूरी जी जान लगा के पेपर को सॉल्व करना। 12th वालों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूरी साल भर की मेहनत एक दिन के अंदर नज़र आने वाला दिन होता है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पेपर अटेम्प्ट पूरा करिएगा जितना ज़्यादा हो सके। आप लोग कोशिश ये करिएगा कि पेपर ख़त्म पेपर की जो टाइमिंग होगी उससे ख़त्म होने से 15 मिनट पहले ही पेपर आप लोग पूरा ख़त्म कर लीजिए, ताकि आप लोगों को 15 मिनट का टाइम मिल जाए पेपर को ओवरऑल देखने के लिए। ताकि आप लोगों का जो प्रेशर हो, लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं जो आप लोग बात के लिए रखते हैं, उनको आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। जी जान लगा के पेपर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी सीरीज़ थी उसी को कंटिन्यू रखते हुए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। पहली बेसिक वीडियोस थी, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बारे में बताया क्या जाता है, क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैंने आप लोगों को बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है, रिलैक्सेशन टाइम आता है। इन सब चीज़ों का रिलेशन बताने के बाद, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताने के बाद, आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें पहला तो मैंने बेसिक बता दिया, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बता दिया, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी का रिलेशन बता दिया। अब जो हमारा है इस चैप्टर में, जब शुरू में ही आए थे तो एक नाम आया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो वही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो हेडिंग आप आज होने वाली है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए, आपके भी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगते हैं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपकी लाइफ में रजिस्ट करते हैं, आप लोग को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सेम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। जब किसी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जो उन चार्ज को चलने पर रोकती है। जो उस चार्ज को चलने से रोकती है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे आप लोगों ने डेली से डेली बेसिस लाइफ पे देखा होगा, आप लोग अपने घरों में देखा होगा कि लगातार कई घंटों तक, कई दिनों तक एक वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहे तो वायर हमारा वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। उसमें हल्का हल्का वो वायर जो होता है वो गर्म हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि उस वायर के अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से रजिस्ट करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से एक फ्रिक्शनल कांटेक्ट आता है, वहीं से हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और रेजिस्टेंस की वजह से वो वायर हमारा क्या हो जाता है, हीट हो करने लगता है। तो वो जो हीटअप आता है उसके पीछे का रीज़न होता है इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आप लोगों को तो बता दिया। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन होती है पहले वो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास ये बढ़ेगी आप लोगों से बस ये है कि लास्ट तक वीडियो तो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो यही है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द potential difference to the current is called electric resistance, is called electric resistance। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वी आर होगा वो क्या होगा, वी बाई आई होगा। आर जो होगा वो क्या होगा, वी बाई आई होगा। मतलब अगर किसी वायर के अंदर पोटेंशियल, किसी भी वायर के अंदर, ये मान लेते हैं एक वायर है, इस वायर के अंदर वी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो आई है, तो जो रेशियो होगा इन दोनों का वही हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। अभी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर वेक्टर लॉ इन ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सब इसी के अंदर आएगा। ठीक, अब इसकी यूनिट की बात आती है तो ऐसे देखें तो ये वोल्ट की क्या होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो एक यूनिट आए वोल्ट पर एम्पियर, और एक स्पेसिफिक यूनिट इसकी बोलते हैं ओम। क्या होता है, ओम। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ओम हमारी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट इसकी क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक, तो यहां से रिलेशन आ जाता है कि 1 ओम जो होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, 1 ओम। 1 ओम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये रिलेशन होता है 1 ओम का। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, और या 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसका, ओम्स का। और इसके अंदर एक और चीज लिख सकते हैं, डायमेंशन में लिखना हो अगर तो डायमेंशन में लिख लेना, ml2 t-3, ml2 t-3। ठीक, एम्पियर भी आएगा ना, करंट के लिए एम्पियर भी आएगा, तो a-1 भी होगा, a-1 होगा, a-1 होगा। अच्छा, कभी कभी यूनिट में हम लोग यूज करते हैं मेगा का, मेगा ओम। तो मेगा ओम की यूनिट जो होती है, 1 मेगा ओम जो होता है वो 10⁶ ओम के बराबर होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा। कई बार न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोगों को मेगा ओम में दिया जाता है, जो भी रेजिस्टेंस होगा बोला जाएगा 10 मेगा ओम है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू हम 10 पुट कर दें डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि 10 नहीं पुट करेंगे, उसको 10 × 10⁶ पुट करेंगे, 10 × 10⁶ ओम के बराबर होगा वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इसी के नीचे एक छोटा सा और टॉपिक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे हमारा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक इसी का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है। तो लिख लेना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक, और जिसको डिनोट करते हैं किससे, जी से। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इसकी 3 यूनिट होती हैं। पहली हम लोग इसकी यूनिट जो लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, क्या होती है, मो। क्या होती है, मो। दूसरी यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो ओम इनवर्स लिखते हैं, और तीसरी यूनिट जो इसकी होती है वो क्या होती है, साइमन होती है, साइमन कमीशन, गो बैक।
ठीक है। तो साइमन हमारी इसकी 3 यूनिट होती हैं, कहीं कहीं मो भी होता है, कहीं पे ओम इनवर्स भी होता है, कहीं कहीं साइमन भी लिखा जाता है। ठीक, तो ओम इनवर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये इसकी यूनिट होगी। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का टू द करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फॉर्मूला पड़ता है R इज टू वी बाई आई। जो यूनिट होती है वो ओम होती है, डायमेंशन ml2t-1 होता है। हमारा 1 ओम जो होता है वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। 1 मेगा ओम जो होगा वो 10⁻6 ओम के बराबर होता है। यहीं से एक सेकंड कॉन्सेप्ट, ये पहला था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, ये दूसरा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट मो, ओम इनवर्स और साइमन, 3 होती हैं, ओम, मो इनवर्स और साइमन। ठीक, इसका अगर हम वो बनाना चाहें डायमेंशन, डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा, एक मिनट, डायमेंशन ये वोल्ट रखा था, एम्पियर, सॉरी इसे यहाँ पे सही कर लेना, -2 होगा डायमेंशन। ठीक, इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो सेम उसी का इन्वर्स कर देना, m-1 हो जाएगा, l-2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, l-2 हो जाएगा। t की पावर -3 है तो यहाँ +3 आ जाएगा, और यहाँ पे a की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, +2। ये इसका डायमेंशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। ये हमारा डायमेंशन किसका होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। ठीक, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक चेक कर लूँ कि वीडियो बढ़िया बन रही है कि नहीं बन रही है, और जल ग्रहण कर लूँ। जब तक आप लोग इसके लाइक नहीं करेंगे मैं जल नहीं करके करूँ। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एकदम मज़ा दिला दियो हो। एक शायरी याद आ रही है कि संघर्ष में आप हमेशा अनाथ है मित्र, काफिला जो होता है वो सफलता के बाद उमड़ता है। ठीक है, तो संघर्ष में आप हमेशा अनाथ है मित्र, जो काफिला होता है वो सफलता के बाद उमड़ता है, तो इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू वी बाई आई, यूनिट होती है ओम, 1 मेगा ओम होता है 10⁻6 ओम के बराबर। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, जिसकी यूनिट मो, ओम इनवर्स और साइमन, जिसका डायमेंशन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन ml2t-3 a-2 होता है। और सेम उसी का अगर उल्ट रिवर्स कर दें तो m-1 l-2 और t की पावर 3 और a की पावर 2, ये हमारा डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक किसका, कंडक्टेंस का। अब इसको फटाफट रफ कर दें, रफ करने के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा टॉपिक कौन सा, ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, ओम्स लॉ होगा, और ओम्स लॉ के बाद हमारा आगे बढ़ेंगे हम, ओम्स लॉ को ही आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे करेंगे। ठीक, निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते में एक मोड़ आया, मैं ओम्स लॉ वहीं छोड़ आया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1826 में हुआ था, इन 1826। किसने किया था, G.S. ओम ने किया था, G.S. ओम। इनका पूरा नाम अगर बताएं तो जॉर्ज साइमन ओम बोलते हैं इसको, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब सारा कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आ गया, हर चीज़ आ गई, उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारा जो किसी भी वायर के अंदर अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं और हम इस वायर के अंदर करंट आई फ्लो कराते हैं, और हम अगर वायर की फिजिकल कंडीशन को ना चेंज करें, मतलब ना हम इसका टेम्परेचर चेंज करें, ना इसका हम प्रेशर चेंज करें, किसी भी फिजिकल कंडीशन में अगर इसका चेंज ना करें, तो हमेशा जो रेशियो होगा बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट
वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ओम्स लॉ केवल वैलिड होता है मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए सिर्फ वैलिड होता है ओम्स लॉ। इंसुलेटर के लिए ओम्स लॉ कोई वैलिड नहीं होता है। और इन्होंने जब V और I का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमेशा कौन सा होगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। यही सब बातें हम लोग लिखेंगे व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो ओम्स लॉ किसने दिया था, GS, जिनको हम क्या बोलते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। किस कब दिया था, 1826 के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बताया कि एक वायर के लिया, उस वायर के अंदर इन्होंने एज्यूम किया कि उस वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो V है, और उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर उसकी फिजिकल कंडीशन को हम ना चेंज करें, उसकी फिजिकल कंडीशन को अगर हम ना बदलें, तो उसका जो रेशियो, किसका रेशियो, V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसी कांस्टेंट को बाद में V/I की वैल्यू क्या रखी गई, R रखा गया रेजिस्टेंस, मतलब V/I का फॉर्मूला क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ देयर इज, if there is no change in the physical condition, physical condition of a conductor, condition of a conductor, फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर। अगर राइटिंग में समझ में तो बता देना, थोड़ा बढ़िया लिखते हैं, भौकाल वोकाल बना रहना चाहिए। ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर भी बोल सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को अगर ना बदलें, फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, देन द रेशियो, the ratio of potential difference, potential difference to the current, to the current, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, रेशियो किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। द रेशियो अप्लाइड किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, वो हमेशा क्या रहेगा, रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर, to the current of a conductor flowing through it, flowing through, आगे थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो समझ लेना, इतना कोई नहीं, बस समझ में, भावनाएं समझना मेरी। ठीक, थ्रो द करंट फ्लोइंग थ्रो, करंट फ्लोइंग थ्रो द कंडक्टर, ये होगा, सॉरी, करंट फ्लोइंग थ्रो, थ्रो द कंडक्टर, क्या होगा, इट इज कंडक्टर, इट इज कांस्टेंट। क्या होगा, इट इज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब V/I हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। V/I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को ना चेंज करें, तो रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट इज कांस्टेंट। तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा किसने बनाया था, बताया था, ओम्स चाचा ने। किसने, GS ओम्स इन 1826। अब इन्होंने जब ग्राफ बनाया, किसके बीच में ग्राफ बनाया, I और V के बीच में जब ग्राफ बनाया, तो वो जो ग्राफ था वो हमेशा क्या बना, लीनियर ग्राफ बना। और ये किसके लिए है, सिर्फ मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए ग्राफ बनाया। तो वो कैसा आया हमारा, क्या, कौन, लीनियर ग्राफ बना। और अभी हमने एक फॉर्मूला बताया है, V/R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक, V/I का जो रेशियो होता है, जो क्या, किसके बराबर होता है, R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं
किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करूं। अभी ये मैं प्रूफ भी कराऊंगा कि कैसे नहीं चेंज करेंगे और आर की एक और वैल्यू निकल के आएगी। अभी मैं यहीं से प्रूफ करूंगा आप लोगों को कि आर की अगर फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो वी और आई का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ। और इसके नीचे ओम एक और लाइन लिख लेना, ओम्स लॉ is true for metallic conductor only। किसके लिए ट्रू है ओम्स लॉ, सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ ट्रू है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बताते हैं आप लोगों का डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेरिवेशन, फुल डेरिवेशन जो होती है ओम्स लॉ की, वो क्या होती है, कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ की डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको रफ करे दे रहा हूँ, जिसने नोट किया प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ की डेरिवेशन बोलते हैं, और इसको एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलेंगे और कंडक्टिविटी भी नाम लेंगे, दोनों चीज़ यहाँ सेम आएगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ये भी हेडिंग डाल लो, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें डेरिवेशन में प्रूफ करेंगे, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ बताएंगे, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और रेजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल था, वैसे ही सेम यहाँ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए, अगर आप किसी में अगर एसेलरेशन निकालते हैं तो एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एम। देखो, जब एक कंडक्टर, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर वो क्या हो रहा है, एसेलरेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एसेलरेट हो रहा है। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई एम। अब जो वो एसेलरेट हो रहा है उसके अंदर फोर्स कितना लगेगा, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रखा हुआ है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, क्यू ई। यहाँ पे क्यू क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, ई, ई के बराबर होगा। ई क्यू मतलब ई, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई कैपिटल ई मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये पढ़ा था ना, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, क्यू ई। एफ इजिकल्स टू क्यू ई होता है। यहाँ जो क्यू है वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ई है, और ई का सेम कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ई इजिकल्स टू क्या होता है, वी बाई एल, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई एंड वी के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वी बाई क्या होती है, एल होती है। यहाँ पे पुट कर देते हैं वी एम एल। ठीक, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, ई वी अपॉन एम एल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सीरीज होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ये भी अब बाद में काम आएगी, ये इक्वेशन अब बाद में काम आएगी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है सबसे फर्स्ट वाली क्लास के अंदर, मैंने बताया है कि जो वीडी होता है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ए टाउ के बराबर होता है। ए मतलब एक्सेलरेशन, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो वीडी जो होगा वो ए टाउ के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वीडी का एक और फॉर्मूला निकल के आया था, वीडी का एक और फॉर्मूला आई अपॉन ए एन ई। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। वीडी का एक फॉर्मूला और निकल के आया था, आई इज गोस टू एन ई, वीडी वाले में ही फॉर्मूला ये आया था, वीडी इज गोस टू आई अपॉन ए एन ई। ठीक, अब ये तीनों इक्वेशन में एल एच एस यहाँ बराबर है दोनों में, तो आर एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए टाउ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आई अपॉन ए एन ई। ठीक, एक्सेलरेशन भी हमने पहले से निकाल के रखा है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होता है, ई वी एम एल टाउ
इज इक्वल्स टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, v को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो। जब बाकी सब उधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m अपॉन, इसको अगर सिंथेटिक वे में लिखें एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पे क्या बचेगा l अपॉन ए, l अपॉन ए, और यहाँ बचा क्या i अपॉन, क्या बचेगा, सिर्फ i बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, i बचेगा। अब ये दो यहाँ से रिलेशन आया, ये पूरा टर्म अलग है, ये पूरा टर्म अलग है, और ये वाला पूरा टर्म अलग है। इसमें तीन रिलेशन निकल के आ रहे हैं। पर इन दोनों को अगर मैं चेंज ना करूं, मतलब किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज ना करूं, यही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज ना किया जाए, फिजिकल कंडीशन को चेंज ना किया जाए, फिजिकल कंडीशन में क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना चेंज किया जाए, रिलैक्सेशन टाइम ना चेंज किया जाए, तब जो होगा वो हमारा v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पूरा का पूरा अगर कांस्टेंट रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, i के होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कौन सा होता है, r। मतलब यहाँ से पता चला कि v बाई आई का जो रेशियो होगा वो r होगा, और r हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ही हमेशा आता है, तो वो हमेशा क्या होता है, r होता है। तो यहाँ से पता चल गया ओम्स लॉ का कि जो v और i का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या, ओम्स लॉ, जो किसने दिया था 1826 में, किसने दिया था, ओम, जीएस ओम ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, आगे बढ़े। और यहाँ से एक और चीज़ पता कर लगा सकते हो कि r की जो वैल्यू है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो r की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही, r की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और क्या आ गया l बाई ए। ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है, किसकी, r की वैल्यू है, ये हमारी किसकी है, r की वैल्यू। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, टाउ यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, ए टाउ होता है लेंथ होती है वायर की, और ए मतलब क्या होता है, एरिया होता है। अभी इसके आगे और आएंगे, रेजिस्टिविटी का जो टर्म आएगा, इस रेजिस्टिविटी टर्म के अंदर अगर मैं इस वाले टर्म को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानता हूं, इस वाले टर्म को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानता हूं, और यहीं से कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी, रो आएगी, क्या आएगी, रो। और रो को ही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ये रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो यहाँ से आर का एक रिलेशन निकल गया है, ये भी मैं फॉर्मल बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। आर इज इक्वल्स टू क्या है, रो एल बाई ए। मतलब आर डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस पे डिपेंड करता है एरिया पे। अगर वायर के लेंथ को बढ़ा दिया जाए और एरिया को घटा दिया जाए तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को बढ़ाया और एरिया को घटा दिया तो दोनों चीज़ बराबर रहेगी। अगर किसी भी वायर के एरिया को बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एरिया को घटाया तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक, तो अगर मैं एक वायर लेता हूँ जो बहुत पतला सा वायर है, एक स्ट्रेट वायर लंबा सा वायर ले लिया जो बहुत लंबा वायर है जो बहुत पतला है, तो उसका ऑब्वियसली सी बात उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। वो वायर जल्दी क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये मैंने सिर्फ ओवरऑल बताया है, याद रखना है आप लोग को ये ओम्स लॉ इन डेरिवेशन। नेक्स्ट हेडिंग हम डलवाएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। उसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमारा जो है, इसके आगे नेक्स्ट हमारा, हमने ओम्स लॉ बता दिया, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बता दिया। ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो अगर इसको कंटिन्यू करें तो इसके पहले एक थोड़ी सी डेफिनेशन है, छोटी सी वो लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा
किसी भी कंडक्टर के। इसमें बस आपको ये याद करते हुए ये ज़रूर चलना है कि जिस वायर की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो हो रहा है। हर कंडीशन के लिए यही कंडीशन, सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि उस वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो E होगा हमारा एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं, किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट होगा विद इन द कंडक्टर, and the current density and the current density and the current density and the current density, जो करंट डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, जो करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से, किस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एक और नाम से क्या बुलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक, दो चीज़ हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उस चीज़ को। तो मैंने क्या बताया, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point within the conductor और the current density J at that point is called, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये दोनों को, ये डेफिनेशन थी। अब प्रूफ करते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसको लिखना है, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू ई बाई क्या होगा, जे। इन दोनों का ही रेशियो होता है, तो रो इज इक्वल्स टू ई बाई जे। और यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ई जो होता है, ई वो रो जे के बराबर होता है। और इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ई और जे दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, सॉरी, ई और जे दोनों एक क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। मुझे लगा ये करंट है, इसी वजह से मुझे कन्फ्यूज़न हुई, क्योंकि करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ई और जे दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इस वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा जे। ई इज इक्वल्स टू सिग्मा नहीं, रो बोलते हैं इसको, ई इज इक्वल्स टू रो जे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे इसके आगे रिलेशन अगर बनाना हो तो देखो, ई का फॉर्मूला अभी हमने बताया, वी बाई क्या होता है, एल होता है। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई एल। इसके आगे हम अगर अभी एक और बनाया था, तो रो जो होता है वो क्या होता है, आई बाई ए। रो जो होता है वो क्या होता है, आई बाई जे, आई बाई सॉरी जे। डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाई ए। एरिया, करंट जितना करंट फ्लो करेगा पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। अब दोनों की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ई की वैल्यू क्या आई, वी बाई एल, और रो, और इसकी क्या आई, आई बाई ए, आई बाई ए। ये आ गया। अब यहाँ से हमारा एक चीज़ और प्रूफ हो सकती है कि अगर मैं इस वाले के अंदर पुट करूँ तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो इज इक्वल्स टू वी बाई एल और डिवाइडेड बाई आई बाई ए। ठीक, ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो v बाई आई आएगा और a बाई एल आएगा। b बाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, r, क्योंकि r मैंने बताया था r इज टू क्या होता है, v इज टू आई आर होता है, v इज टू क्या होता है, आई आर। तो v बाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, r। तो रो क्या आ जाएगा, r a अपॉन एल। ये सेम चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई जो अभी मैं आप लोगों को इससे पहले डेरिवेशन ऑफ ओम लॉ में बता रहा था। तो ये हमारा क्या आ गया, रो इज गोज टू आर ए। और आर का यहीं से हमारा रिलेशन निकल के आया कि आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के और एरिया के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के, एरिया के। एक छोटा सा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड कराता हूँ। मान लेते हैं एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है और इसकी जो लेंथ है वो एल है और एरिया ए है। इसमें जो रेजिस्टेंस अभी है वो 100 ओम है। अब दूसरा वायर लेते हैं, उसकी लेंथ को हम डबल कर देते हैं। पुराने के कंपैरिजन में इसकी लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। तो बताओ अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या है, ये डायरेक्टली रिलेशन से ही निकाल लें। आर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होगा, ए एल बाई ए।
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल बाई ए। लेंथ को मैंने क्या किया है, डबल, नया आएगा, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डबल, और एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो आर डैश की वैल्यू किसके आ जाएगी, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 एल बाई ए। एल बाई ए शुरू में ही क्या था, आर की वैल्यू के बराबर था, तो आर डैश जो होगा वो 4 आर के बराबर होगा। मतलब रेजिस्टेंस पहले कितना था, 100 ओम, तो अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 400 ओम। नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, 400 ओम। ठीक है, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं निकला और डस्टर लेके रास्ते में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। ठीक, लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे और पावर देखेंगे। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्शन जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ किसका, इससे पहले हमने क्या बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा की वैल्यू 1/रो आएगी, 1/रो। मतलब रो अभी हमने पढ़ा था क्या, ई बाई जे, इसका रेशियो पढ़ा था, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा क्या निकल के आया, जे बाई ई, जे बाई ई। अगर इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। जे क्या आएगा, सिग्मा ई के बराबर आएगा, और यहीं से हमारा वेक्टर फॉर्म आता है क्या, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। यही हमारा क्या आता है, इसका वेक्टर फॉर्म, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये हमारा क्या होता है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और सारी वीडियोस देख लेना जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड करी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक पिन कर दूंगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। थैंक यू सो मच।